हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लोकटक लेक को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ओरंग नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो ओरंग नेशनल पार्क के मैप को अगर हम व्यू करें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर आसाम स्टेट सिचुएटेड है, वहां पर ओरांग नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओरांग नेशनल पार्क से यहाँ से हमें पता है कि आसाम से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नर्दर्न पार्ट है, नर्दर्न बैंक है, वहां पर ओरांग नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम स्टेट में, उसका और ओरांग नेशनल पार्क में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ का जो ग्राउंड की जो अवेलेबिलिटी है, इसी के अलावा वन हॉर्न राइनोसरोस जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा काजीरंगा में पाई जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नर्दर्न पार्ट पे देखें तो ओरांग नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोसरोस की पाई जाती है। ओरंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसके नाम से पहले कुछ प्रीफिक्स लगे हुए थे। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क के नाम से इसको पहले जाना जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो राजीव गांधी वर्ड है उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ओरंग नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से वो पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनको लेकर के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें पता है कि नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ओरांग नेशनल पार्क की लोकेशन और इसकी किस टाइम इसको नेशनल पार्क बनाया गया। ये सारी चीज़ें आपको इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के है। हमने देखा कि अभी हमारे जो 5 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें इलेक्शन होने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन स्टार्ट होंगे फरवरी 2022 में। और इलेक्शन कमीशन ने जब कुछ समय पहले जब एक तरीके से जो डेट डिक्लेयर कर दी थी इलेक्शन की, उस टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 15 जनवरी तक जो भी पॉलिटिकल रैलीज़ है उनके ऊपर बैन लगाया जाता है। अब उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है उन सारे स्टेट्स में 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक कोई भी यहाँ पर रैली नहीं होगी। हालांकि जो पार्टीज़ हैं वो अपनी इंडोर मीटिंग कर सकती है, मतलब मान लो जो वेन्यू की कैपेसिटी जितनी है उसके 50% तक जो लोग हैं, जो पार्टी के मेंबर हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं और मैक्सिमम 300 पीपल जो है वो इंडोर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये कुछ छूट दी गई है, लेकिन जो रैलीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को अभी बैन किया गया है। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करता है किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब उनकी जो डेट है कि किस टाइम इलेक्शन होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी डिक्लेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 टू 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन, राज्यसभा एंड लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर देखो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट अलग अलग जगह से अपने कैंडिडेट लिस्ट को जारी किया है। तो अभी जो यूपी के जो सीएम हैं वो गोरखपुर से ही रेगुलर अपने, जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो गोरखपुर सीट से ही वो इलेक्शन लड़ते थे और रेगुलर किया गया है। मतलब जो बीजेपी है वो अपनी सीट्स को लेकर के बिल्कुल सेफ खेलना चाहती है। यहाँ पर जो ये इमेज है आसाम में मकर संक्रांति, जिसको अदर एरिया में बोला जाता है या साउथ में जिसको पोंगल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, उसी फेस्टिवल को जो आसाम स्टेट है उसमें उसको जाना जाता है माघ बिहू के नाम से। तो माघ बिहू पर वहाँ पर बुल फाइट होती है, लेकिन कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल बुल फाइट है उसको रोक दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर माघ बिहू की बात हुई है तो हम देख लेते हैं कि ये जो माघ
माघ बिहू जो वर्ड है जो हम यूज में ले रहे हैं, इसी तरीके से हमारे इंडिया का जो अदर पार्ट्स है वहां पर सेम इसी फेस्टिवल को अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फेस्टिवल को संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रमण एंड पेडा पंडुआ इस नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय में इसको पूषणा के नाम से या फिर माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो मकर संक्रमण या मकर संक्रांति के नाम से, उत्तराखंड में इसको जाना जाता है उत्तरायण के नाम से। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो भी इसको मकर मेला, केरला की बात करें तो मकर ज्योति, मकर संक्रांति, बिहार में इसको बोला जाता है तिल संक्रांति। इसके अलावा अगर आप बात करोगे त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में इसको बोला जाता है हंगरई। साउथ में तमिलनाडु, केरला इस एरिया की बात करें तो इसको पोंगल के नाम से, गुजरात में उत्तरायण, और यहाँ पर बहुत ही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है इस टाइम। ओके, यहाँ पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बोलोगे माघी, आसाम में इसको बोला जाता है माघ बिहू या फिर बोगली बिहू के नाम से, कश्मीर वैली में इसको बोला जाता है सिसुर सक्रात के नाम से, और यहाँ पर मिथिला में तिल सक्रात के नाम से, पाकिस्तान में भी इसको तिरमूरी के नाम से जानते हैं, और नॉर्मली अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो पीडीएफ है और ये जो इमेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अब जीएस पेपर 1 जो है जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको पता होने चाहिए, ये जितने भी नेम है इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमारे इंडिया की फर्स्ट सीडीएस उनकी डेथ हुई, उनका हमने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 8 दिसंबर को, जिसमें उनके साथ में उनकी वाइफ और अदर 12 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हमारे इंडिया की डेथ हो जाती है उनकी। तो उसको लेकर के कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी हुई MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश की, उसमें ये माना गया कि जो अनएक्सपेक्टेड वेदर था उसकी वजह से वो चॉपर क्रैश हुआ था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ वहाँ पर कुछ सस्पिशियस नज़र आया हो, सिर्फ मेजर रीजन ये था कि जो वेदर है वो अचानक से उसमें चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाया, क्योंकि विजिबिलिटी डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गई, और वो जो एरिया है जहाँ पर चॉपर क्रैश हुआ वो एक तरीके से हिली रीजन है। हिली रीजन नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है, तो हिली रीजन की वजह से अनएक्सपेक्टेड जब वेदर में चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई और उसकी वजह से वो क्रैश हो गया। ये मेजर कारण रहा है। अब सीडीएस वर्ड की यहाँ पर बात आई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ उसके बाद में एक रिव्यू कमेटी बनती है कारगिल वॉर के लिए, कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी। उस कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो हमारी जो तीनों सर्विसेज है उनके बीच में कोऑपरेशन बिठा सके और तीनों सर्विसेज को लेकर के रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट के बीच में और जो ट्राई सर्विसेज है उनके बीच में कोऑपरेशन, और सिर्फ ट्राई सर्विसेज के बीच में भी कोऑपरेशन की रोल प्ले करने के लिए एक पोस्ट होनी चाहिए। और फिर जाकर के ये जो सीडीएस पोस्ट है वो क्रिएट की गई, और फर्स्ट हमारे जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे। इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि जो भी पर्सन सीडीएस होगा वो 4 स्टार जनरल होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम एज 65 एज डिक्लेयर कर दी गई कि 65 एज तक वो सीडीएस पोस्ट पर रह सकते हैं। हालांकि उनका टेन्योर कितना होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के, 4 साल के लिए, ऐसा कुछ भी डिक्लेयर इसमें नहीं किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वो भी देखो, ये जो इमेज है वो माघ बिहू या इसी तरीके से आप साउथ में किसी अदर नेम से इस फेस्टिवल को जानते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि देखो मकर संक्रांति के टाइम में ही जब रिचुअल्स फॉलो की जा रही थी तो उस समय यहाँ पर कर्नाटका में, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है मंडे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर फायर जलाई जाती है और ये जो बुल है, ये जो कैटल है, उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके इसके साथ में, मतलब इसको जो भी प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने भी इसको पाला, वो साथ में इसके साथ में मिल करके वो यहाँ पर इस फायर से पास होते हैं। सेम इसी तरीके की यहाँ पर पिक्चर देखिए कि आंध्र प्रदेश में जो कोर्ट है उसने बैन कर रखा है कि जो कोक फाइटिंग है उसको आप रेगुलर नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोक फाइटिंग देखने को मिली इस मकर संक्रांति फेस्टिवल के ऊपर। ओके, तो अलग अलग एरिया में हम इस तरीके के एनिमल जो भी फाइटिंग है वो देखने को मिलती है। जैसे कि साउथ में तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर हम देखते हैं जल्लीकट्टू।
जल्लीकट्टू जो बुल फाइटिंग होती है जिसमें ह्यूमन और बुल के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग रिचुअल्स हैं जिनको लेकर के बार बार जो जुडिशरी है उनमें इनको लेकर के एक तरीके से क्वेश्चनिंग भी की गई है कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको एनक्रोच किया जाता है। लेकिन जहाँ पर ये इस तरीके की फाइटिंग होती है वो लोग ये बोलते हैं कि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो इंटरफेयर है, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कोऑपरेशन है वो इस तरीके की फाइटिंग से इंक्रीज होता है। आंध्र प्रदेश में जो ये कॉक फाइटिंग देखने को मिलती है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, डेथ तक हो जाती है इनमें इस कॉक की। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया जाता है। लोग जो है वो एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इनके ऊपर रुपए लगाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कुछ एरिया में तो ऐसा भी है कि जो वीमेन है वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करती हैं और इस तरीके की जो फाइटिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मनी लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। ओके देखो ये जो अलग अलग एरिया में जो अभी हमने फाइटिंग देखी इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एनिमल कन्फ्लिक्ट को लेकर के या एनिमल के राइट्स को लेकर के क्वेश्चंस आ जाए कि हम किस तरीके से, बहुत सारे हमारे यहाँ पर गेम होते हैं जिसकी वजह से उनके जो राइट्स हैं, एनिमल के जो राइट्स हैं, उनकी जो भी प्राइवेसी है उनमें एनक्रोच किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती एक तरीके से कन्फ्लिक्ट में उतारा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के हम नाम लिख सकते हैं, नेम राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में ये वाली जो फाइटिंग होती है, इस एरिया में ये वाली फाइटिंग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर के। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर हमें पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले थे, आने वाले थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो पीपल वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। तो जो फॉरेन लीडर्स की जो विजिट यहाँ पर होने वाली थी उसके ऊपर एक तरीके से क्लाउड मतलब बादल मंडरा रहे हैं। कारण ये है कि कोविड के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सारे जो भी विजिट थी उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। हालांकि अभी जो भी समिट होगी या किस तरीके से होगी इसके बारे में अभी डिस्कशन होना बाकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर। एक सेकेंड, देखो अभी हमारे जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद में हमने डाटा देखा कि हमारी पार्लियामेंट की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जितना वर्क होना चाहिए पार्लियामेंट की लोकसभा एंड राज्यसभा में, जितनी सिटिंग होनी चाहिए, जितना रिजल्ट सामने आना चाहिए, वैसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया। यहाँ पर 2020 में 33 डेज के लिए और इसके अलावा 2021 में अगर हम देखें तो 58 डेज के लिए जो पार्लियामेंट है उसने अपना काम किया है। हालांकि 2021 में कुछ स्लाइटली इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अगर सेम इसी तरीके से हम देखें तो हमारी जो स्टेट असेंबलीज है वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो कोई डिफरेंट नहीं है। वहाँ भी पर भी पार्लियामेंट की तरह ही सेम तरीके से वर्क हो रहा है। यहाँ पर कुछ असेंबलीज के 2021 और 2020 के डाटा दे रखे हैं और उसमें बता रखा है कि जितने डेज के लिए उनकी सिटिंग्स हुई थी। ये जो टेबल है वो शो करती है 9 स्टेट असेंबलीज को 2021 और 2020 में जो उनकी जितने दिन के लिए सिटिंग हुई थी, जिसमें पंजाब ने लोएस्ट है, 11 डेज के लिए उनकी सिटिंग हुई थी और उड़ीसा में बेटर है। वैसे 2020 के उसके जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। देखो इस तरीके के जो डाटा हैं उनको आप मेंस में यूज कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी। हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट है वहाँ पर लॉ मेकिंग होता है। वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनको लेकर के प्रॉब्लम्स हैं उन कंसर्न को लेकर के हम नए एक्ट यहाँ पर बनाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली सॉल्व किया जा सके। अब जो एक्ट होते हैं, एक्ट बनेंगे तभी तो इम्प्लीमेंट होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव के तहत उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी परेशानी ये है कि अगर आपकी सिटिंग ही नहीं होगी तो एक्ट पास नहीं होगी, और अगर एक्ट पास होंगे तो उसमें डिस्कशन नहीं होगा, और जब डिस्कशन नहीं होगा तो एक बेटर वे में जो फॉर्मूला पब्लिश होना चाहिए, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कुछ डाटा हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर। एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के है। अभी इंडिया और
फिलीपींस जो कंट्री है उनके बीच में एक डील साइन हुई है और इस डील में डिसाइड किया गया है कि फिलीपींस जो कंट्री है वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। कारण क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में काफ़ी क्लैश देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी, उसके कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्लेम करता है फिलीपींस और कुछ के ऊपर, उन्हीं आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करता है चाइना, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लैश, और फिलीपींस जो कंट्री है वो अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल पूरे वर्ल्ड में जो सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है उनमें से एक है। अब ये सुपरसोनिक क्या होता है? देखो, जो मिसाइल होती हैं उनकी जो स्पीड है उसके बेसिस पर इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। इनका कंपैरिजन किया जाता है इनकी स्पीड का साउंड की स्पीड से। तो साउंड की स्पीड को मैक नंबर में उसको काउंट किया जाता है। तो एक मैक नंबर, साउंड की स्पीड एक मैक नंबर से अगर किसी मिसाइल की स्पीड कम है तो उसको बोला जाता है सबसोनिक मिसाइल। अगर एक मैक नंबर से ज़्यादा है और 5 मैक नंबर से कम है किसी मिसाइल की स्पीड तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। और 5 मैक नंबर से ज़्यादा स्पीड है किसी मिसाइल की तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जो साउंड की जो स्पीड होती है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा तेजी से अपना जो टारगेट है उसको जाकर के उस पर अटैक करती है। 290 किलोमीटर तक की जो दूरी है वहाँ तक जाकर के टारगेट को, मतलब वहाँ तक जाकर के ये टारगेट के ऊपर अटैक कर सकती है। हमारा जो इंडिया है उसने भी अपने बॉर्डर एरिया में चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसका डोमिनेंस क्रिएट करने की चाइना कोशिश कर रहा है। अभी हमने देखा कि जो पैंगोंग त्सो लेक है वहाँ पर भी ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा रीजन है वहाँ पर कुछ एरिया के ऊपर चाइना ने फिर से क्लेम किया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में एक इशू देखने को मिल रहा है कि भूटान के पास में वो एरिया जो कन्फ्लिक्टेड एरिया था 2017 में, जहाँ पर डोकलाम इशू देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, वहाँ पर चाइना जो है वो कुछ विलेजेस को एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इशू और ज़्यादा क्रिएट हो। तो इसीलिए इंडिया ने अपने बॉर्डर रीजन में ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनको एस्टेब्लिश किया है ताकि चाइना को एक तरीके से काउंटर किया जा सके। ओके, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड और चाइना को किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है अदर कंट्रीज़ के द्वारा, वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखो, हेट स्पीच को लेकर के जो आर्मी वेटरन्स हैं उन्होंने लिखा है, एक तरीके से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है कि अभी हमने देखा कि कुछ धर्म संसद हरिद्वार में, दिल्ली में इस तरीके की धर्म संसद लास्ट ईयर एक तरीके से कंडक्ट करवाएगी। अब इस तरीके के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जुडिशरी जो है वो थ्री आर्म्ड फोर्सेज वेटरन, मतलब पहले जो आर्मी में रहे हुए हैं अच्छे ऑफिसर लेवल पर, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं। उन्होंने इस जुडिशरी को बोला है कि आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कंस्टिट्यूट कीजिए ताकि इस तरीके की जो हेट स्पीचेज है उनका प्रोब किया जा सके। उनका ये मानना है कि इस तरीके की जो हेट स्पीच होती हैं वो हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। हेट स्पीच जो वर्ड है इसके जो भी PDF हैं, जो भी नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी कमेटी इस तरीके के इशू को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनी हुई हैं। वो कमेटीज़ के नेम आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कमेटी का नेम आपको दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नई कमेटी बनती है वो किससे रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन ये है कि इंदो मल्होत्रा कमेटी अभी प्रेजेंट टाइम में कंस्टिट्यूट की गई है, तो वो जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, पेज नंबर 9 पर, फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, यहाँ पर देखो जो अर्थ एक तरीके से, एक मिनट रुको, हाँ, अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसके ऊपर एक तरीके से डोमिनेंस है चाइना का। US जो है वो प्लान कर रहा है कि रेयर अर्थ सप्लाईज जो चाइना से भी बहुत ज़्यादा होती है US में भी, उसको
आगे जाकर के हो सकता है कि चाइना इसको ब्लॉक कर दे, तो यूएस प्लान कर रहा है कि इस एरिया में अपनी ऑटोनोमी को क्लियर किया जाए और अदर सोर्सेज के ऊपर या अदर कंट्रीज के ऊपर अपनी जो रिलाई है उसको बनाया जाए, ताकि चाइना के ऊपर जो डोमिनेंस है वो खत्म हो सके। क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यू हो, जिसकी वजह से चाइना जो है उसको चोक कर दे, और जब इसको चोक कर दिया जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्लैश है उसको लेकर के ये आर्टिकल है। यहाँ पर यूएस एक तरीके से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है इन सारे इश्यूज को। अगर मैप के थ्रू अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए, यूक्रेन रशिया मैप को जब आप व्यू करोगे तो यहाँ पर कुछ बॉर्डर एरियाज में यहाँ पर इशू है। रशिया ने अपने बहुत सारे जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी वजह से ये इशू देखने को मिल रहा है। देखो, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है, रशिया पहले यूएसएसआर, मतलब ये सारे जो कंट्री हैं वो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। तो जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में बन गई, तो जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरीके से जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने के कगार पर आने लगा। कारण क्या था कि जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया ही इसलिए गया था कि यूएसएसआर को एक तरीके से काउंटर किया जा सके, बहुत सारे कंट्रीज को साथ में लेकर के, यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि उनके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट ना कर सके यूएसएसआर, इसीलिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन जब यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो एक तरीके से खत्म होने के कगार पर आई। ओके, लेकिन 2014 में जब दोबारा से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और जो क्रीमिया वाला पार्ट है उसको अपने अंडर ले लिया, तब से जाकर के जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोबारा से रिवाइवल स्टेज पर आया है। उसका मेजर रीजन ये है कि रशिया आने वाले टाइम में हो सकता है अपनी पावर को इंक्रीज करे, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको भी कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो यूएस और उसके जो मेंबर पार्टीज हैं या उसके जो असिस्टेंट पार्टीज हैं, असिस्टेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और यूक्रेन को प्रेजेंट टाइम में वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक स्टेटमेंट दिया है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक किया करता है तो ये माना जाएगा कि ये जो अटैक है वो नाटो कंट्रीज के ऊपर होगा, नाटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा, और एक तरीके से रशिया को इसमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ये भी है कि जो यूएस है वो यूक्रेन को अपने साथ में नाटो ऑर्गेनाइजेशन में मिलाना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि रशिया का ये मानना है कि अगर इस तरीके से ये जो कंट्रीज़ हैं वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता रहा तो रशिया को बहुत सारी परेशानी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में ही जब नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कंट्रीज रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये मेजर कन्फ्लिक्ट इसी वजह से है कि रशिया बोलता है कि यूक्रेन भले ही आज इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में है लेकिन पार्ट हमारा ही है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर देख लो, आप कल्चरल बेसिस पर देख लो, और बहुत सारे पॉलिटिकल बेसिस पर देख लो, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो हमारे जो इश्यूज हैं उनको हम अपने बेसिस पर ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो अदर कंट्रीज़ है वो यहाँ पर अपना इंटरवीन ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 पर, साइंस पेज पर, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप फूड को कंज्यूम करते हो तो फूड को कंज्यूम करने के बाद में जब वो जो फूड है जब डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद में हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हमारे फूड में से जो भी कन्वर्ट होकर के जो ग्लाइकोजन स्टेज में जो स्टोर होता है एनर्जी, उसके बाद में जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसके बाद में जो एनर्जी है जो स्टोर है वो दोबारा से रीयूज नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी मसल पावर है वो डिक्रीज होने लग जाएंगी, आपकी बॉडी में रिकेट्स जैसी जो सिचुएशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये रिसर्च हुआ है नया। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बूस्टर डोज को लेकर के है कि कोवैक्सीन जो है उसने मिलकर के, यहाँ देखो, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने एक तरीके से डिस्कशन किया है, रिजल्ट निकाल करके लेके आए हैं, जॉइंट स्टडी उन्होंने की है कि आप जो सेकेंड डोज के बाद में जो बूस्टर डोज देते हो, सेम बूस्टर डोज देते हो, उसका
जो क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसको लेकर के ये रिसर्च सामने आया है। हालांकि इसमें बहुत कम ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, बहुत कम लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ये माना गया कि जो बूस्टर डोज जो है वो सेफ है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम कर रही है। कोविड के जो नए वेरिएंट्स हम बार बार देख रहे हैं उसके ऊपर जो एफिकेसी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है बूस्टर डोज देने के बाद में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर। आज संडे है और संडे वाले दिन एडिटोरियल पेज नहीं आता, कुछ ऐसे आर्टिकल आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे लास्ट वीक को। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है पिग टू ह्यूमन हार्ट। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी यूएस की एक यूनिवर्सिटी में 57 ईयर ओल्ड पर्सन के जो पिग का हार्ट है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था उस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है। अभी करने की ज़रूरत क्या है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताया गया है कि पिग का जो हार्ट है उसको आप कैसे यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। कल परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोला गया है कि देखो यूएस में तो अब ट्रांसप्लांट हुआ है, हमारे इंडिया में तो 1990s के टाइम में ही इस तरीके का ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिल गया था। अब देखो ये जो फर्स्ट पर्सन है, अब इसका क्या इसमें रिजल्ट रहेगा, क्या ये अभी सामने आएगा जो भी इसके रिजल्ट रहेंगे। लेकिन इससे पहले 2021 में भी सेम इसी तरीके से पिग की जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था। अब इसका क्या रिजल्ट रहा ये सामने नहीं आया क्योंकि जो पर्सन था वो ब्रेन डेड पर्सन था। ओके, अब ये जो ट्रांसफ़र होता है इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये वर्ड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, ये वर्ड दे देंगे और पूछ लेंगे कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, या फिर पूछ लेंगे कि एनिमल जो भी उनके ऑर्गन होते हैं उनको ट्रांसप्लांट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इस तरीके से पिग के ऑर्गन्स को हम ट्रांसफ़र करें तो क्या सेफ है क्या। अब देखो अभी तो इस तरीके के कोई रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, लेकिन पिग के जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती है जिसके बेसिस पर उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि पिग के जो भी उनका हार्ट होता है, उनकी जो भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उनमें कुछ ऐसे हार्मोन देख रहे हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स देख रहे हैं जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा उनके जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत सारे रेट्रोवायरसेस होते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो इनको रिजेक्ट कर सकता है, वो उनको प्रॉब्लम कर सकता है। देखो जब भी ह्यूमन के अलावा या फिर अगर आपका ब्लड भी मैच नहीं हो रहा है, इस तरीके के ऑर्गन आप किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हो तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो रिजेक्ट कर देती है। उनको अगर सिमिलरिटी नहीं मिलती है तो वो रिजेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। हालांकि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमने क्या किया कि जो भी पिग का जो हार्ट है उसको हमने डेवलप किया तो उसमें कुछ आर्टिफिशियल तरीके से हमने कुछ चीज़ें, कुछ ह्यूमन के जो जीन्स हैं उसमें इंक्लूड किए हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वहाँ से पिग का हार्ट को उठाया और ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको एक तरीके से डेवलप किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी, जो हमारे ह्यूमन के लिए जरूरी नहीं है, उनको हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन सारी चीज़ों को रिमूव किया है और जो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है उनको इसमें इंजेक्ट किया है। अब इसके क्या रिजल्ट होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर रेट्रोवायरसेस के लिए बताया गया है कि इस तरीके के वायरसेस अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जो अगर पिग की सेल्स में कुछ वायरसेस होते हैं रेट्रोवायरसेस, अगर वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेंगी। अब ये सारे ट्रांसफ़र किए क्यों जा रहे हैं? किए जाने का कारण ये है कि यूएस में लास्ट ईयर ही लगभग 4000 पीपल ऐसे हैं जिनको ह्यूमन डोनर हार्ट्स की ज़रूरत थी। इसके अलावा किडनी की बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री अगर हम देखें तो 0.18 मिलियन पीपल ऐसे हैं इंडिया में जो रेगुलर रीनल फेलियर से एवरी ईयर सफ़र कर रहे हैं। 6000 रीनल ट्रांसप्लांट जो हैं वो हमारी कंट्री में रेगुलर किए जा रहे हैं। 25,000 से 30,000 लीवर ट्रांसप्लांट की एनुअली हमारे इंडिया में ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा 50,000 पीपल ऐसे हैं जो हार्ट फेलियर स्टेज पर हैं और उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ओके, ईच ईयर हम 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे इंडिया में किए जाते हैं। अगर ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स के ऑर्गन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें
अगर हमारे लिए ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो बहुत सारे ऑर्गन्स फेलियर्स की वजह से बहुत सारे पर्सन की जो डेथ होती है वो डेथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो ये जो भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है अभी एथिकल बेसिस पर इसका क्या रिजल्ट होगा वो भी सामने आना बाकी है, रियलिटी बेसिस पर। ओके तो ये तो इसलिए ये जो भी नई जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है उसका कारण ये है कि इतनी हमें ऑर्गन्स की ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी है कम, इसकी वजह से ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है अगर इसके रिजल्ट शानदार आए तो। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो WTO का जो वर्डिक्ट है शुगर को लेकर के उसको इंडिया ने चैलेंज किया है। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला इन्होंने इंडिया के खिलाफ में कंप्लेंट रजिस्टर की। उन्होंने ये बोला कि WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पर कोई भी जो कंट्री है वो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। और इंडिया जो है वो शुगर फार्मर्स को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं जिसके बेसिस पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो तो जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, और प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ में भी आप ईजीली अपनी अवेलेबिलिटी प्रोसीजर को रेगुलर कर रहे हो, और जो अदर कंट्रीज़ में को जो प्रोडक्शन है उसको इससे इफ़ेक्ट किया जा रहा है। हालांकि जो इंडिया है उन्होंने इस प्रोसीजर को वो लेकर के गए हैं कि WTO की जहाँ पर भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स को जो भी एपेलेट बॉडी है वहाँ पर इस डिसीजन को लेकर के गए हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो एपेलेट बॉडी है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स हैं, इस एपेलेट बॉडी में जो मेंबर्स होने चाहिए उनको लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसको लेकर के फिर US ने जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक्ड कर दिया था। तो ये जो एपेलेट बॉडी है ये अच्छे से फंक्शनिंग जब नहीं कर रही है तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से हमने कितनी जो शुगर मिल्स है उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना फंड उनको दिया जा रहा है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसको लेकर के कुछ यहाँ पर डाटा बताए गए हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बार्क आपको पता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो भी टीवी पे जो भी चैनल है उनकी रेटिंग्स को लेकर के ये काम करती है। तो इसको 2020 में इसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये माना गया था कि कुछ चैनल्स ने अपनी यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की और गलत तरीके से TRP को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की। लेकिन दोबारा से अब इसके डाटा जो पब्लिश होंगे, इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारी TV इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मनी इन्वेस्टेड है। इसके बेसिस पर होना चाहिए कि जो चैनल की रेटिंग्स है, जो भी प्रोग्राम है उनकी रेटिंग सामने आनी चाहिए, जिसके बेसिस पर और ज़्यादा वहाँ पर जो भी हमारे जैसे जो एडसेंस है वो अच्छे से वहाँ पर वर्क किए जा सके, और इसकी जो भी अवेलेबिलिटी है मनी की वो उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट देखने को मिला, क्या उस पर रिजल्ट रहेगा जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो हाँ, यहाँ पर हमने देखा है कि वैक्सीनेशन की वजह से जो भी जितनी डेथ होनी चाहिए, जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेज हैं या डेथ के जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कोविड के केसेज रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ जो हैं वो प्रीवियस जो हमारे यहाँ पर वेव देखने को मिली थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बेसिस पर हमें बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी इसरो के हमारे नए चेयरमैन अपॉइंटमेंट किए गए हैं एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ के सामने कौन कौन सी हमारे यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि जिसके बेसिस पर जो हमारे स्पेस सेंटर है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट की जो नई स्ट्रेटजी है उसमें फोकस किया जा रहा है कि स्पेस सेक्टर को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से वर्क करे कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करे, जिसकी वजह से जो है हमारा स्पेस सेक्टर है वो डेवलप होगा। और जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ट्रांसफर इजीली किया जा सकेगा, और उसके बेसिस पर हम और ज़्यादा अपना जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसको इंक्रीज कर सकेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।